कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 12 सितंबर 2025 है और पिछले 2 दिनों में मतलब 10 और 11 सितंबर को देश की अदालतों में काफी गहमा गहमी रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों और टिप्पणियों के असल मायने क्या हैं। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ खबरों को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो कानूनी पहलू हैं, जो संवैधानिक सवाल हैं और समाज पर उनका क्या असर हो सकता है, उसको समझना है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि एक गहरा विश्लेषण पेश कर सकें। जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस अहम सुनवाई से जिसने सबका ध्यान खींचा है। ये मामला है विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति की समय सीमा को लेकर। हाँ, ये राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए एक रेफरेंस से जुड़ा मामला है। मतलब जब राष्ट्रपति किसी कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं। अच्छा, इस पर कोर्ट में काफी बहस हुई और फिलहाल तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई में क्या खास रहा? केंद्र सरकार का क्या कहना था? केंद्र ने कहा कि ये जो राज्यपालों द्वारा बिलों को अटकाने का मुद्दा है, ये ज्यादातर हाल में ही जैसे पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां खासकर आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, वहां देखने को मिला है। अच्छा, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस गवई की टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोकतंत्र का कोई एक स्तंभ, मान लीजिए कार्यपालिका, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, तो क्या अदालत मतलब न्यायपालिका बस देखती रहेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, उन्होंने भारत के संविधान की मजबूती पर संतोष जताते हुए पड़ोस में नेपाल की जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, उसका भी जिक्र किया। ये वाकई शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा एक अहम मसला है। मतलब कहां तक एक संस्था दूसरे के काम में दखल दे सकती है ना? बिल्कुल, खासकर तब जब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होता ना दिख रहा हो। ये सिर्फ कोई टेक्निकल सवाल नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के कामकाज से जुड़ा एक बुनियादी मुद्दा बन गया है। सही कहा। इस फैसले का असर दूर तक जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों पर, विधायी प्रक्रियाओं पर। देखना होगा कोर्ट क्या रुख अपनाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है जो 2023 के अकोला दंगों से जुड़ी है। ये मामला भी काफी संवेदनशील है। हाँ, इस मामले में कोर्ट ने जांच को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अकोला दंगों के दौरान हुए एक कथित हमले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाने का आदेश दिया है। SIT तो बनती रहती है, इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि इस SIT में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सदस्य होने चाहिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। और इससे भी आगे बढ़कर कोर्ट ने पुलिस को बहुत ही सख्त लहजे में नसीहत दी है। कहा है कि उन्हें धार्मिक और जातिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर काम करना होगा। ये एक तरह की चेतावनी है। ये तो सीधे सीधे पुलिस सुधारों की जरूरत की तरफ इशारा है। अक्सर दंगों के मामलों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते हैं। सही बात है। तो कोर्ट का ये कहना कि जांच में पूर्वाग्रह ना हो, दोनों समुदाय शामिल हों, क्या ये निष्पक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाए? निश्चित रूप से ये पुलिस की जवाबदेही तय करने और जर्नी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा वापस लाने की एक कोशिश है। अक्सर आरोप लगते हैं कि जांच एक तरफा होती है। कोर्ट का ये निर्देश इस धारणा को तोड़ने में मदद कर सकता है, पर हाँ, देखना होगा कि जमीन पर इसका कितना असर होता है। सही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसला आया जिसने मुझे तो काफी चौंका दिया। एक 7 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का मामला था। हाँ, बहुत ही जघन्य अपराध था और उसमें मौत की सजा पाए 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। ये कैसे हुआ? जी, ये वाकई एक असाधारण मामला है। मतलब निचली अदालतों से मौत की सजा कंफर्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा कम की, बल्कि दोनों को पूरी तरह बरी कर दिया। लेकिन क्यों? क्या आधार था? कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष जो सबूत लाया है उन पर यकीन करना मुश्किल है, और कोर्ट ने कहा कि इस बात का मजबूत अनुमान है कि सबूत प्लांट किए गए थे। सबूत प्लांट किए गए थे मतलब गढ़े गए थे? जी, यही कोर्ट का इशारा है। और कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाले सिद्धांत पर भी सवाल उठाया कि क्या ये वाकई इतना विरला मामला था कि मौत की सजाएं दी जाए। सबूत प्लांट किए जाने का मजबूत अनुमान, ये तो जांच एजेंसियों पर बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल, इसका मतलब तो यही हुआ कि शायद बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश हुई। ऐसे में न्याय मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। बेहद मुश्किल। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि हमारी न्याय प्रणाली में हर कदम पर कितनी सावधानी और निष्पक्षता बरतने की जरूरत है। अगर जांच ही ठीक नहीं होगी, सबूत ही गढ़े जाएंगे, तो फिर सही न्याय की उम्मीद कैसे करें? और ये सजाएं मौत पर भी बहस को तेज करेगा शायद। जाहिर है,
खासकर जब जांच प्रक्रिया में ऐसी खामियां सामने आए। इसी से जुड़ा एक और पहलू है सजा माफी का अधिकार। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट किया है। हाँ, कोर्ट ने साफ किया है कि सजा माफी यानी रिमिशन के लिए आवेदन करने का अधिकार उन कैदियों को भी है जिन्हें आईपीसी की धारा 376 डीए या 376 डीबी जैसे गंभीर अपराधों के लिए शेष प्राकृतिक जीवन यानी पूरी जिंदगी जेल में बिताने की अनिवार्य सजा मिली है। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी? पहले थोड़ी अस्पष्टता थी कि क्या ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य रूप से उम्र कैद बिना छूट के दी गई है, वहां माफी का कोई प्रावधान है भी या नहीं। कोर्ट ने अब इसे स्पष्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सजा कितनी भी कठोर हो, माफी की अर्जी देने का अधिकार बना रहेगा। जी, अर्जी देने का अधिकार बना रहेगा। कोर्ट का कहना है कि माफी देना या ना देना ये सरकार हर मामले के तथ्यों, कैदी के जेल में व्यवहार और बाकी चीजों को देखकर तय करती है, लेकिन अर्जी देने से रोका नहीं जा सकता सिर्फ इसलिए कि सजा अनिवार्य आजीवन कारावास की है। ये एक तरह से दंडात्मक और सुधारात्मक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। मानवाधिकारों के नजरिए से भी ये अहम है। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट से हटकर जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में लगता है सेलिब्रिटी अधिकारों पर कुछ हुआ है। जी हाँ, अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक याचिका दायर की थी। पर्सनालिटी राइट्स ये क्या होते हैं? ये किसी व्यक्ति के नाम, उनकी छवि, आवाज या उनके व्यक्तित्व से जुड़ी दूसरी खासियतों के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े अधिकार हैं। मतलब कोई आपकी पहचान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए न कर सके बिना आपकी इजाजत के। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अभिषेक बच्चन के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया है। मतलब फिलहाल उनकी इजाजत के बिना कोई भी उनके नाम, फोटो या आवाज का इस्तेमाल किसी विज्ञापन या दूसरे व्यावसायिक काम के लिए नहीं कर सकता। इससे पहले शायद ऐश्वर्या राय बच्चन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। उस मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि ऐसे अधिकारों का उल्लंघन सेलिब्रिटी की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। लगता है डिजिटल युग में ये पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा काफी अहम होता जा रहा है। हाँ, खासकर जानी मानी हस्तियों के लिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल होने का खतरा ज्यादा रहता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है और कानून को भी उसके साथ कदम मिलाना पड़ रहा है। नए तरह के अधिकार सामने आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्मों और कला पर सेंसरशिप को लेकर भी कुछ कहा है। हाँ, दो अलग अलग मामले थे। एक तरफ मासूम कातिल नाम की एक फिल्म थी जिसे सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने सीबीएफसी के इस फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे सेक्युलर देश में ऐसी फिल्मों की इजाजत नहीं दे सकते जो किसी धर्म का मजाक उड़ाएं या समाज में सद्भाव बिगाड़ें। ठीक है। और दूसरा मामला? दूसरी तरफ मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन की कुछ पेंटिंग्स को आपत्तिजनक बताकर एक आर्ट गैलरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। ये तो थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ फिल्म पर रोक सही, दूसरी तरफ पेंटिंग्स पर एफआईआर की मांग खारिज। अभिव्यक्ति की आजादी की रेखा कहाँ है फिर? ये हमेशा से ही एक मुश्किल सवाल रहा है। शायद कोर्ट हर मामले को उसके अपने संदर्भ में देखता है। हो सकता है फिल्म के मामले में कोर्ट को लगा हो कि उसका असर ज्यादा लोगों पर और सीधा पड़ेगा। हो सकता है। जबकि पेंटिंग्स का मामला कलात्मक अभिव्यक्ति के दायरे में ज्यादा आता हो। कोर्ट को हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, धार्मिक भावनाओं का सम्मान, इनके बीच एक संतुलन साधना पड़ता है और ये संतुलन हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। सही बात है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट से एक और अहम फैसला आया है परिवार कानून से जुड़ा हुआ, पत्नी के भरण पोषण को लेकर। जी, कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी पढ़ी लिखी है या थोड़ा बहुत कमा रही है, उसे अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत अहम बात है। अक्सर ये दलील दी जाती है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि पति की ये नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की आर्थिक मदद करे, खासकर अगर पत्नी की कमाई उसकी जरूरतों और उसके लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। ये फैसला उन पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है जहां माना जाता था कि अगर पत्नी कमा रही है तो उसे पति से मदद का कोई हक नहीं। बिल्कुल सही। ये समानता के साथ साथ जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। जी, इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और मामले में जीएसटी अधिकारियों को चेताया है। अच्छा, किस बारे में? कि वो वकीलों के कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह को उनकी मर्जी के बिना एक्सेस ना करें, क्योंकि उसमें उनके क्लाइंट्स की गोपनीय जानकारी हो सकती है,
जिसे वकील क्लाइंट प्रिविलेज के तहत सुरक्षा मिली होती है। ये भी जरूरी है। और एक और PIL पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय और BSF से जवाब मांगा है। आरोप है कि CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुछ अधिकारी जवानों का इस्तेमाल अपने घरेलू कामों के लिए करते हैं। अरे ये तो गंभीर आरोप है। जी, कोर्ट ने इस पर जवाब तलब किया है। ये मामले कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और सरकारी तंत्र में जवाबदेही जैसे मुद्दों को उठाते हैं। अब जरा दक्षिण भारत की ओर देखें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण पर कुछ कहा है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण सिफारिश है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 2007 का जो कानून है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, उसके तहत जो महीने में अधिकतम 10,000 रुपए भरण पोषण की सीमा तय है, वो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। 10,000 ये तो वाकई बहुत कम है, खास पर शहरों में। जी, कोर्ट ने सिफारिश की है कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम तौर पर भरण पोषण की रकम 30,000 रुपए महीना कर भी दी। अच्छा, ये तो उन लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है जो आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हैं या जिन्हें मदद की जरूरत है। हाँ, ये दिखाता है कि अदालतें कैसे मौजूदा कानूनों की सीमाओं को पहचान कर सरकार का ध्यान खींच सकती हैं। ये सामाजिक कल्याण से जुड़ा एक अहम कदम है। केरल हाईकोर्ट में भी कुछ मामले सुर्खियों में रहे। जी, 2 मामले मुख्य थे। एक तो ग्लोबल अयप्पा संगमम नाम का एक बड़ा धार्मिक आयोजन होना है। उसमें केरल सरकार की क्या भूमिका है, इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए। क्यों? सरकार मदद नहीं कर सकती? सरकार ने कुंभ मेले का उदाहरण दिया था कि वहां भी सरकारी मदद होती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबरीमाला मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं के अधिकारों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। सरकार को अपनी भूमिका साफ करनी होगी। संवेदनशील मामला है। और दूसरा मामला आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और उनके काटने से पीड़ित लोगों के मुआवजे का है। केरल हाईकोर्ट ने मुआवजे के दावों को तो अपने पास रखा है, लेकिन कुत्तों की समस्या का जो बड़ा मुद्दा है उसे सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रही सुनवाई के साथ जोड़ दिया गया है। अच्छा, यानी अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा? जी, व्यापक तौर पर। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है। किस मामले में? हाँ, ये एल्गार परिषद मामले से जुड़ा है। एक आरोपी है रमेश गैचौर। कोर्ट ने उन्हें उनके बीमार पिता से मिलने के लिए कुछ दिनों की अस्थायी जमानत दी थी। ठीक है। कोर्ट बहुत नाराज हुआ। होना भी चाहिए। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि अदालती आदेशों का पालन तुरंत होना चाहिए, खासकर जब मामला मानवीय आधार पर दी गई राहत का हो। ये जेल प्रशासन की मनमानी पर एक तरह की रोक है। बिल्कुल। अच्छा, इन हाईकोर्ट के फैसलों के अलावा भी कुछ और कानूनी घटनाक्रम हुए हैं पिछले 2 दिनों में? जी हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी से जुड़े एक बहुत पुराने मामले में FIR दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। ये कौन सा मामला था? ये 1980 के दशक का मामला है। आरोप था कि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली, लेकिन उससे पहले ही 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम कथित तौर पर शामिल हो गया था। ओह, काफी पुराना मामला है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, वो इसमें दखल नहीं दे सकते। ठीक है। और जजों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 3 हाई कोर्ट्स के लिए नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की है। कौन कौन से? जस्टिस PV बजंत्री को पटना हाई कोर्ट, जस्टिस M सुंदर को मणिपुर हाई कोर्ट और जस्टिस सोमेन सेन को मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। अच्छा, अब सरकार का फैसला बाकी है? जी, इसके अलावा एक और मामला है। अभिनेता धनुष पर कमाल आरहान यानी KRK ने कुछ कथित अपमानजनक ट्वीट किए थे। हाँ, ये सुना था। उस मामले में कार्रवाई न करने पर मुंबई के एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से? हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है कि मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि उन्हें OBC कोटे में आरक्षण मिल सके। लेकिन इस पर विवाद तो होना ही था। जी, इस सरकारी प्रस्ताव को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये किसी समुदाय को पिछड़ा घोषित करने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे बाईपास करने जैसा है। तो ये मामला अब अदालत में है। ये आरक्षण का मुद्दा तो हमेशा ही जटिल रहता है। बिल्कुल। तो ये थी पिछले 2 दिनों यानी 10 और 11 सितंबर की कुछ मुख्य कानूनी खबरें जिन पर हमने आज कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में विस्तार से बात की। हाँ, हमने देखा कि कैसे अदालतें बड़े संवैधानिक सवालों से लेकर
आम आदमी के जीवन से जुड़े मुद्दों जैसे भरण पोषण, सेलिब्रिटी राइट्स, यहाँ तक कि जेल प्रशासन तक हर पहलू पर नजर रख रही हैं और फैसले दे रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कानून और अदालतें हमारे समाज और जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। चाहे वो राज्यपाल की शक्तियां हों, या दंगों की निष्पक्ष जांच, या सजा माफी का अधिकार, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन, न्यायपालिका लगातार इन जटिल मुद्दों से जूझ रही है। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं। जरूर। आज का जो युग है, डिजिटल युग, जहां सूचना और गलत सूचना भी इतनी तेजी से फैलती है, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, ऐसे में अदालतों के लिए यह संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे, लेकिन साथ ही किसी की मानहानि न हो, समाज में नफरत न फैले, राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहे। क्या हमारे मौजूदा कानूनी ढांचे इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए काफी हैं, या उनमें बदलाव की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सचमुच एक बहुत गहरा सवाल है और आने वाले समय में न्यायपालिका के सामने ये चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। इस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज के संग को यहीं समाप्त करते हैं। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नई कानूनी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ।